आज फिर आपके सामने उपस्थित है साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको वो मिलेगा सबसे पहले देखिए रिसर्च मेथडोलॉजी, जो आपको यहाँ मिलेगा रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिक्स, इसके बारे में आज बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव हर यूनिट का धीरे धीरे आपको मिलेगा और ऐसे तो हम बोर्ड में पढ़ाते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहले से आंसर आता हो तो आप उसका जवाब दे सकते हैं या लिख सकते हैं। समानता शोध के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है? अगर समान रूप से देखा जाए तो शोध के जो उद्देश्य होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। ठीक है, 1, 2, 3 या 4। आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर होगा 4। कहता है उनके नाम इनमें से कौन कौन है। यानी समानता शोध के उद्देश्य को, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं बात कर रहा हूं। समानता शोध के उद्देश्य को जो 4 भागों में बांटा गया था उनके नाम इनमें से कौन कौन है। यानी हम 5 बताएंगे, उसमें से आप बोलिएगा ये है कि ये नहीं है। दार्शनिक उद्देश्य है या नहीं है शोध में? तो ये नहीं है। बाकी जो 4 आएगा वे इसके उद्देश्य में आते हैं। तो दूसरा क्या है? सैद्धांतिक उद्देश्य। कौन उद्देश्य? सैद्धांतिक उद्देश्य, सत्यात्मक उद्देश्य ये भी आते हैं, व्यवहारिक उद्देश्य ये भी आते हैं और तथ्यात्मक उद्देश्य ये भी आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हम थोड़ा स्पीड तो भागेंगे ही क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो किस उद्देश्य को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं? अभी जो हम बताए थे टोटल उद्देश्य पता है ना आपको, उसमें से ऑप्शन तो देंगे ही अभी, लेकिन फिर भी समझिएगा आप लोग बात को। किस उद्देश्य को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं तथा इनकी प्राप्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है। और उनको प्राप्त करने के लिए ना क्रियात्मक अनुसंधान में क्या लिया जाता है? सहारा लिया जाता है। इसमें केवल उपयोगिता का ही महत्व प्रदान किया जाता है और उसमें जो अचीवमेंट होता है सिर्फ उसी को महत्व प्रदान किया जाता है। तो इसमें से कौन सा उद्देश्य है ये आपको बताना है। आपको देखिए क्वेश्चन छोटा हम लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन हमने बड़ा लिखा ताकि क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अत्यधिक आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो व्यवहारिक उद्देश्य इसमें से कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो व्यवहारिक उद्देश्य, सत्यात्मक उद्देश्य, तथ्यात्मक उद्देश्य या सैद्धांतिक उद्देश्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक उद्देश्य। कहता इनमें से कौन सा उद्देश्य दार्शनिक प्रकृति के होते हैं? ये जो उद्देश्य है ना इनमें से जो ऑप्शन हम बताएंगे, इनमें से कौन सा उद्देश्य दार्शनिक प्रवृत्ति के, कौन प्रवृत्ति? दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं जिसमें दर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम प्राप्त होते हैं। किस आधार पे? तो दर्शन के आधार पे अंतिम परिणाम जो प्राप्त होता है, ठीक है, वो क्या होता है? दर्शन के आधार पर होते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। सैद्धांतिक उद्देश्य नंबर ए है। इसमें से एक सही है, आपको उसका चयन करना है। सैद्धांतिक उद्देश्य, सत्यात्मक उद्देश्य, तथ्यात्मक उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, सत्यात्मक उद्देश्य। अगर आपको कुछ समस्या हो रही है तो आप लिख भी सकते हैं, अपना कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। कह रहा है नंबर क्वेश्चन 5, अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके खोज के संदर्भ में किया गया था? यानी जब क्या किया था जिसके उपलक्ष्य में इसको अनुसंधान शब्द का नाम दिया गया। ठीक है, तो विज्ञान घटना की खोज के लिए, व्यक्तित्व विकास की घटना को, रक्त घटना को या ऐतिहासिक घटना को।
तो ऑप्शन नंबर 4 होगा ऐतिहासिक घटना के लिए। इसी के संदर्भ में जो है सर्वप्रथम अनुसंधान इसे नाम दिया गया। किस प्रयोग में प्रयोगकर्ता ने अपनी रुचि अनुसार परिवर्तनों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर यह प्रदर्शित करता है? यानी किस प्रयोग में, कोई प्रयोग है, ठीक है, किस प्रयोग में प्रयोगकर्ता ने अपनी रुचि के अनुसार, किसके अनुसार, रुचि के अनुसार जो है परिवर्तनों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार, मतलब किस प्रकार प्रयोग प्रक्रिया में नियंत्रित संभव है या नहीं है। इसमें जो है ना, मतलब किस प्रकार प्रयोग प्रक्रिया में नियंत्रण संभव है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आदर्श प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है परिस्थिति प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक प्रयोग और ऑप्शन नंबर डी है प्रायोगिक प्रयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श प्रयोग। एक वचन संज्ञा के रूप में, कितने वचन? एक वचन। एक वचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य उन सांख्यिकी सिद्धांतों एवं विधियों से है जिनका प्रयोग संख्यात्मक तथ्यों द्वारा अनिश्चितता के माध्यम से निर्णय लेने, किसके माध्यम से? अनिश्चितता, अनिश्चित है, उसके माध्यम से निर्णय लेने तथा सिद्धांतों के परीक्षण में सहायक होता है। सिद्धांतों के परीक्षण में क्या होता है? सहायक होता है। जैसे अब उसके नाम हम बता रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें से चयन करना है। तो समंकों का संग्रहण नंबर ए है, बी नंबर वर्गीकरण, सी नंबर प्रस्तुतिकरण, डी नंबर श्रेणीकरण, ई नंबर विश्लेषण और एफ नंबर निर्वाचन। तो बताइए इसमें से क्या सही है। तो जितना हम बोले ना सब का सब सही है। सब क्या करता है? अनिश्चितता के लिए निर्णय लेने में सहायक होता है। सब कौन? समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण को छोड़कर, समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वाचन, खाली श्रेणीकरण को छोड़ के। श्रेणीकरण का इसमें उपयोग नहीं होता है एक वचन सांख्यिकी में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बावले के अनुसार एक वचन के रूप में सांख्यिकी की निम्न 3 परिभाषाएं क्या है? सांख्यिकी की कितनी परिभाषाएं? 3 परिभाषाएं क्या है डॉक्टर बावले के अनुसार? तो इसमें से 4 को ऑप्शन बताएंगे जिसमें से एक ऑप्शन गलत है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। जो सांख्यिकी है वो गणना का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी को सही अर्थों में माध्यों का विज्ञान कहा जाता है डॉक्टर बावले के अनुसार। ठीक है, ये सही है या नहीं है? कुछ अर्थों में प्रतिनिधित्व करता है, कुछ अर्थों में ना सांख्यिकी क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। और कहता है सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर मापता है, और सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मापकर मानता है। इसमें से 3 सही है, आपको बताना है कौन गलत है। यानी 3 सही बता सकते हैं या 1 गलत बता सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, जिसका लिखा हुआ है कि सांख्यिकी कुछ अर्थों में प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ये बात गलत है। सांख्यिकी जो है ना संपूर्ण अर्थों में प्रतिनिधित्व करता है। सांख्यिकी का जब बात होगा तो जब भी वो बताएगा संपूर्ण के बारे में बताएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का आशय क्या है? कौन वचन? पहले एक वचन पढ़ा रहे थे ना अभी, अब बहुवचन। बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का आशय इसमें से क्या है? स्टैटिक्स का। तो ऑप्शन नंबर ए है वितरण, ऑप्शन नंबर बी है आयात, ऑप्शन नंबर सी है निर्यात और ऑप्शन नंबर डी है उत्पाद। इसमें से आपको 3 सही करना है या 1 गलत करना है। तो इसमें से आयात, निर्यात और उत्पादन जो है ये सांख्यिकी का बहुवचन से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसी 2 या उससे अधिक चल राशि, कितना?
दो या दो से अत्यधिक चल राशि जिसमें घटनाओं या वस्तुओं को संबंध को क्या कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक चल राशि है, उसमें घटना और वस्तु के संबंध जो होता है ना, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है निर्भरता संबंध, पारस्परिक संबंध, द्वंद्वात्मक संबंध या सहयोगात्मक संबंध। इसमें से एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है। तो निर्भरता, पारस्परिक, द्वंद्वात्मक या सहयोगात्मक। तो इसमें क्या हो जाएगा, पारस्परिक संबंध। कौन संबंध, पारस्परिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर उसके मांग में वृद्धि होती है तथा किसी वस्तु की मांग में कमी होने पर उसकी मांग मतलब वस्तु के दाम भी कम हो जाता है। तो यह क्या दर्शाता है, इसमें से वृद्धि वृद्धि, वृद्धि ह्रास, कार्य कारण या दिशा परिवर्तन, क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कार्य कारण संबंध। कौन सा संबंध दर्शाता है, ये कार्य कारण। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 की ओर कहता है सहसंबंध के दो प्रकार गुणात्मक तथा परिणात्मक होते हैं। सहसंबंध का दो प्रकार होता है, एक गुणात्मक और दूसरा परिणात्मक। यह गुणात्मक संबंध को कितने प्रकार होते हैं, यह जो इसमें गुणात्मक संबंध है, फिर परिणात्मक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो गुणात्मक संबंध के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है, 1, 2, 3 या 4। तो गुणात्मक संबंध के दो प्रकार होते हैं। जब आपको सवाल आएगा कि गुणात्मक संबंध के जो दो प्रकार होते हैं तो नाम बता दीजिए सर। तो गुणात्मक संबंध के जो दो प्रकार है उनके नाम इस प्रकार है, जो आपको चयन करना है कि दो नाम कौन सही है। रेखीय सहसंबंध या वर्क रेखीय सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध या ऋणात्मक सहसंबंध। इसमें से कौन सा दो ऑप्शन सही है। तो रेखीय और वर्क रेखीय दो संबंध जो होते हैं ये गुणात्मक सहसंबंध में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 13 का तो बोल दिए। अब हम बात कर रहे हैं परिणात्मक सहसंबंध के कितने प्रकार होते हैं। गुणात्मक सहसंबंध बात हो गया ना, और उसके बाद बारे में भी बता दिया कौन कौन था, रेखीय और वर्क रेखीय। रेखीय और वर्क रेखीय अगर देखा जाए तो देखिए ये वाला इस पिक्चर को देख लीजिए, क्योंकि जब कोरिलेशन पढ़ाएंगे हम, स्टार्ट किए हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए सीधा जा रहा है और ये जा रहा है ऐसे करके। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो वजन बढ़ते जाता है यानी वेट बढ़ते जाता है, उसकी हाइट जो है क्या होती है, हाइट बढ़ते जाती है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति परिश्रम करते जाता है धीरे धीरे तो बढ़ता है, लेकिन लास्ट में घट जाता है कैपेसिटी, कौशल जिसको बोल सकते हैं तरफ से, ठीक है। बस समझा रहा आप लोग को। यहाँ चल रहा है 1, 2, 3, 4 जो भी है वजन, 1 किलो, 4 किलो, 5 किलो, यहाँ कम से कम 4 किलो से स्टार्ट होना चाहिए। एक बच्चा का वजन है तो धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ते जाएगा, इंची के हिसाब से, फीट के हिसाब से, जो भी है। उसी तरह ई भी। तो ये क्या हो गया, रेखीय। आई हो गया वर्ग रेखीय। समझ में आ रहा है, ठीक। अब कहता है कि परिणात्मक सहसंबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो परिणात्मक सहसंबंध के 3 प्रकार होते हैं। डायरेक्ट हमने बता दिया 1, 2, 3, 4। तो कितने हो गए, 3 प्रकार। अब कहता उनके नाम क्या है। परिणात्मक सहसंबंध जो है उनके नाम भी बताइए। गुणात्मक का तो बता दिया, रेखीय वर्ग रेखीय। तो अब बात करेंगे हम लोग कि परिणात्मक सहसंबंध जो होते हैं उनके नाम क्या है। तो ऑप्शन हम दे रहे हैं, उसमें से एक आपको छांटना है, 3 को रख लेना है, क्योंकि 3 प्रकार होते हैं। धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध या परिणात्मक सहसंबंध। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध होते हैं, परिणात्मक नहीं होते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जब शोधकर्ता कम से कम एक स्वतंत्र चर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है, जब कोई शोधकर्ता जो है एक स्वतंत्र चर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है,
ठीक है, डायरेक्ट कहता है एवं कम से कम एक स्वतंत्र चर का बदलाव करता है और एक स्वतंत्र चर का बदलाव भी करता है, मैनिपुलेट करता है, तो उसे कौन सा परीक्षण कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प कह सकते हैं, या क्षेत्रीय शोध अभिकल्प कह सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक शोध अभिकल्प कह सकते हैं, या वैज्ञानिक शोध अभिकल्प कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प कहते हैं उसे। कौन? प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प। ठीक है, अब कहता है एक ऐसी सांख्यिकी परीक्षण जिसमें दो या दो से अधिक समूह के माध्यों की कितना? दो या दो से अधिक समूह के माध्यों के अंतर की सार्थकता की, किसका? अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? एनोवा कहा जाता है उसे, या एफ अनुपात कहा जाता है उसे, या एफ परीक्षण कहा जाता है उसे, या एफ प्रयोग कहा जाता है उसे। तो इसमें से जो नाम दिया गया है वो नाम आप बताएंगे। ठीक है, तो इसे एनोवा भी कहा जाता है, इसे एफ अनुपात भी कहा जाता है, और इसे एफ परीक्षण भी कहा जाता है। ये मेरे वीडियो में डाला हुआ है, पहले जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह तीसरे यूनिट के लिए आप तैयार हैं, आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।